नमस्कार साथियों, उड़ान फाउंडेशन की जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यतीन कुमार बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी, जिसमें हमने चर्चा की थी कि क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा, क्या क्या चीजों का हम अध्ययन करेंगे और बेसिक टर्म बायो के क्या क्या है। तो आपने उसको अच्छे से समझा होगा और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा था, इसलिए मैं अगली जो क्लासेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने जो पढ़े थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आ जाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र। पहले हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं, हमारा बॉडी काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले बात आएगी वो हमारी आएगी सेल की। सेल यानी कि सेल को बोला जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुका था, यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है हिंदी में बोले तो कोशिका। कोशिका होती है वो हमारे जीवन की लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है। सजीवों का जो जीवन बना होता है, जो बॉडी बना होता है, वो सेल से बना होता है। और मेनी सेल्स कंबाइंड, जब एक जैसी सेल बहुत सारी सेल बन जाती है, मिलती है, तो बनता है टिश्यू। टिश्यू को इंग्लिश में बोलते हैं ऊतक। और एक जैसे ऊतक जब मिल जाते, एक जैसे ऊतक यानी कि ऊतकों के समूह को हम बोलते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मतलब अंग। और जब ये अंग कंबाइंड हो जाते हैं किसी एक विशेष काम के लिए, तो वो बन जाता है आपका ऑर्गन सिस्टम, यानी कि तंत्र। ठीक है, और जब बहुत सारे तंत्र मिल जाते हैं तो हमारा बन जाता है ऑर्गेनिज्म, मतलब शरीर। समझ पा रहे? सबसे छोटी सेल, एक जैसी सेल मिली तो बने टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिले तो बना ऑर्गन, अंग, और बहुत सारे अंग किसी एक विशेष काम के लिए बन रहे हैं तो बन गया हमारा ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाएंगे तो एक ह्यूमन या एक शरीर बन जाता है। और हमारा शरीर है वो ऐसे ही बना है। अब इसको मैं वैसे तो समझने के लिए ये है, लेकिन आप सेल को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। ये हमारा शरीर है और शरीर में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जिसका हमने पिछली क्लास में बताया था, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे अब ऑर्गन जैसे हमारा, मैंने पहले लिख दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, ठीक है, और हमारा उत्सर्जन तंत्र। ये सारे तंत्र इससे मिले तब हमारा शरीर बना है। और ये तंत्र बने किससे? अंगों से। अंग किससे बने? ऊतक से। ऊतक किससे बने? सेल से। ठीक है, एक तो एग्जांपल मैं आपको बताता जा रहा हूं जिससे आप इन टर्मों को समझ पाए। जब आप बायो पढ़ेंगे तो ये टर्म आपको जो दिखाई दे रहे हैं बेसिक हैं और ये हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेल के बारे में बता देता हूं। तो सेल होती है आपकी कोशिका। एग्जाम्पल दो एक समझ लो, जैसे आरबीसी के बारे में आपने सुना होगा। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और एग्जांपल लें तो आपका न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, ये क्या होती है? ये सेल के एग्जांपल है, कोशिका है। ठीक है, और कोशिका, ये सारी कोशिका होती है, और जब ये कोशिका मिलती है, मेनी सेल्स कंबाइन टुगेदर, तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। अब टिश्यू के एग्जांपल, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो टिश्यू हमारा होता है, पहला होता है वो होता है एपिथेलियल
एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ये 4 तरह के टिश्यू होते हैं। यानी कि एपिथेलियल होता है बाहरी आवरण, ऊपर का स्किन। उसके बाद होता है कनेक्टिव का अगर हम देखें तो कनेक्टिव में हमारा आ जाएगा आपका, एक तो आ जाता है कनेक्टिव में ब्लड, जो रक्त के बारे में हम पढ़ते हैं ना, रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव ऊतक है। कनेक्टिव माने क्या करता है, ऑर्गन को, अंगों को जोड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि आपको कोई भी चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद जो हमारा घाव हो जाता है, और घाव में क्या होता है, पस वगैरह मवाद वगैरह भर जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसको जब निकालता है तो उसकी जो भी पस वाली सेल्स होती है उनको निकाल देता है। उसको मजा नहीं आता उसको निकालने में, लेकिन उसको निकालना जरूरी होता है। वो उसको निकाल देता है और निकाल के वो तब तक निकालता रहता है जब तक ब्लड सेल्स नहीं आ जाती है, क्योंकि जैसे ही ब्लड सेल्स आएंगी तो वो अंगों को कनेक्टिव कर देंगे। ठीक है। और इसमें हमारा होता है बोन, मसल्स, मस्कुलर में मसल्स आ जाती है, न्यूरल में आ जाती है तुम्हारी आपकी जो तंत्रिकी ऊतक होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है। तो ऊतक के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अंग तो आप जानते ही हैं, जैसे ये मैं हाथ से लिख रहा हूं, ये हैंड क्या है, मेरा एक अंग है, सही है। आई, ईयर, ये सब क्या है, माउथ, ये सब क्या है, हमारे अंग हैं। और बहुत सारे अंग हैं। ठीक है। तंत्र हम पिछले बारे में पढ़ चुके थे और उससे बनता है हमारा शरीर। तो समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम इन चीजों को, हमारा जो पूरा बायोलॉजी है वो इन्हीं चीजों पे आधारित रहेगा। कोशिका को पढ़ेंगे, ऊतक को पढ़ेंगे, अंगों को पढ़ेंगे, तंत्र को पढ़ेंगे, तब हमारा पूरा शरीर कंप्लीट होगा। तो अगर पहले तो कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो हमारी इन्हीं पर लगातार चर्चा आने वाली क्लासों में होती रहेगी, तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको रेज करता हूं और सीधा पहुंचता हूं पाचन तंत्र पर। ठीक है। पाचन तंत्र कैसे काम करेगा, क्या क्या चीजें हैं, और इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं से पाचन तंत्र हमारा अगर सही है तो सारी बीमारियां और जो तुम्हारी जैविक क्रियाएं हैं वो सारी चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। तो हमें ध्यान दीजिए क्लास में अच्छे से, और एक एक चीज को बारीकी से समझते जाइए। मैं सबसे पहले पाचन तंत्र को बना देता हूं। ठीक है। थोड़ा समझ लो पाचन तंत्र होता क्या है। जैसे हम जीव हैं, तो जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा सर, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि कोई जीव है, उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और काम ना करे तो भी उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम क्या लेते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, फूड, भोजन चाहिए होता है, और हम सभी लोग उस भोजन को लेते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम भोजन लेते हैं तो वो जो भोजन होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। यानी कि हिंदी में बोले तो जटिल भोजन होता है। ठीक है। जटिल भोजन समझे तो आप क्या क्या खाते हैं, जैसे आप ब्रेड खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, और जो भी चीजें, कर्ड, दही, रोटी, सब्जी, सारी जो चीजें खा रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अब हमें शरीर के लिए, और ये ऐसी चीजें होती हैं अघुलनशील है, यानी कि या तो ये ना तो जल में घुल सकती है, ना ये वसा में घुल सकती है, और इन्हें, इन चीजों को आसानी से पचाया नहीं जा सकता है। समझ पा रहे? तो इसको, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, यानी कि मैं बता रहा हूं आपको डाइजेशन क्या है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, और उस कन्वर्ट करने के बाद उसका अवशोषण करना, और उस अवशोषण से
श्वसन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करना ही क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। समझ में आया? यानी कि जटिल खाद्य पदार्थों को शरीर के अंदर हम ले जाते हैं और उनको जटिल को सरल में कन्वर्ट करना है, और सरल में कन्वर्ट करने के बाद उससे हमें जो अच्छे तत्व हैं वो निकाल लेने हैं, और जो बेकार चीजें उनको शरीर से बाहर निकाल देना है, और उनसे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या है, पाचन होता है। और सिंपल फूड कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज होता है, तो हमने बता दो आपको, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, यानी कि ये वो तत्व है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकता किनसे पूर्ति होती है, इन सब से, ब्रेड से, दूध से, मिल्क से, समझ रहे हैं। लेकिन इनमें से तोड़ के ये सारी चीजें निकाली जाती है, और इसी को तोड़ना ही क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। इनको और समझ लेते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन और मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें हैं, यानी कि ये चीजें हम खाते हैं और इनको क्या है, डाइजेशन में ये निकल के आएंगे, और इनमें से फैट हमें एनर्जी देगी, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगी, विटामिन हमारा क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से रोकता है। प्रोटीन भी क्या है, हमारी मसल से बॉडी ग्रोथ में सहायक होती है, और समटाइम ये भी हमें क्या देंगे, एनर्जी देंगे। मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन भी आपको एनर्जी देगी, कैसे देगी। मिनरल्स तुम्हारी जो जितनी भी अभिक्रियाएं होती है उनमें सहायक होता है, और वाटर हमें कोई भी एनर्जी नहीं देता है। यहां से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बने अभी तक, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फैट, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कौन देता है, फैट। तो फैट अगर हम बात करें तो 1 ग्राम जो फैट होता है वो 9 कैलोरी देगा, ठीक है। और अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा वो हमें कितना देगा, 4 कैलोरी ऊर्जा देगा। समझ पा रहे हैं? तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कौन देता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फैट। हिंदी में बोलूं तो वसा, ठीक है। तो वसा है वो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देती है। वसा आप जानते ही हो, जैसे घी, मक्खन, तेल, ये सब क्या होता है, वसा होती है, ये हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 कैलोरी देता है। लेकिन यहां क्वेश्चन ये है कि हम जो है कार्बोहाइड्रेट से वसा इतना नहीं लेते हैं, हम सबसे ज्यादा एनर्जी लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। इट मीन्स 68% एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आप जानते हो, गेहूं है, चावल है, और जो मीठी चीजें, शुगर केन है, गुड़ है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, ठीक है। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन आया था आपका, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी और यानी रेलवे और एसएससी दोनों पूछते हैं कि अगर हम 1 गिलास पानी पीते हैं तो हमें कितने किलो कैलोरी या कितनी कैलोरी मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी, यानी कि पानी से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि पानी में न तो फैट होता है, ना कार्बोहाइड्रेट होती है, ना प्रोटीन होता है, कोई भी तत्व नहीं होता है। इसीलिए पानी कितना भी पिया जाए, कैलोरी कितनी मिलेगी हमें, 0 कैलोरी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। आगे चलते हैं। तो समझ में ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलना, और बदलने के बाद क्या है, उससे जो जरूरत वाली चीजें उनको ले जाना और उनसे एनर्जी मिलना ही हमारा क्या होता है, पाचन होता है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं शरीर के पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। और डायग्राम को विशेष से ध्यान रखना है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे आपको। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह बन पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां से मैं डायग्राम बनाता हूं आपका। ये जो हिस्सा है आपका, इसको बोला जाता है, इधर लिख देता हूं, बक्कल कैविटी। हिंदी में बोले तो
मुख गुहिका, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये जो संरचना होती है वो ऐसे करके थैलीनुमा बनी होती है, ठीक है। और इस थैलीनुमा संरचना को बोला जाता है स्टोमक, यानी कि अमाशय, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये कि इधर जो संरचना होती है इसको बोला जाता है ये यहां से ऐसे करके यहां जुड़ी होती है, ठीक है। और एक यहां से एक संरचना इधर होती है पत्तीनुमा, अब इनकी जो पूरी चीजें हैं इनको समझ लें। इसको जो बोला जाता है इसको बोला जाता है लीवर, हिंदी में बोले तो यकृत, ठीक है। और इसी में जो ये होता है छोटी सी संरचना इसे बोला जाता है गॉल ब्लैडर, हिंदी में बोले तो पित्ताशय। अभी आप समझते जाइए इनके कैसे कैसे काम है, वो मैं आपको सब समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये जो आ रहा है वो ऐसे करके एक संरचना बनी होती है, ठीक है। मैं थोड़ा बना देता हूं इसको। ये हमारे शरीर के अंग हैं, हमारे शरीर में इस तरह से ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए हमें ध्यान देना है। ये जो हिस्सा है ये जो बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में बोले तो बड़ी आंत। और जो भीतर ये दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में बोले तो छोटी आंत, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये ही छोटी आंत का ही हिस्सा है, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। यानी कि आप पढ़ेंगे तो ये टर्म दिखाई देगा आपको ग्रहणी, ठीक है। वो छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। और तीनों हिस्सों को मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी क्या है इसको डायग्राम को समझ लो। और ये जो हिस्सा होता है पत्तीनुमा इसको बोला जाता है पैनक्रियास, हिंदी में बोले तो अग्नाशय, ठीक है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एनस, मतलब गुदा, ठीक है। और ये जो छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है आपको इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। जो आपने सुना होगा अपेंडिक्स, कभी कभी आपने सुना होगा जो अपेंडिक्स है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये लगभग 2 इंच की होती है। अब 2 इंच से जिसकी ज्यादा बढ़ जाती है उसको क्या करवाना पड़ता है, ऑपरेशन करके इसको कटवाना पड़ता है। वैसे ये सभी में होती है, अपेंडिक्स होती है वो सभी में होती है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा बकल कैविटी होती है, मुख गुहा। और यहां जो हमारा जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ईसोफेगस, हिंदी में बोले तो ग्रास नली या फूड पाइप, ठीक है।
देखिए मुख गुहा होती है, यहाँ हमारा मुंह से ये खुला होता है और यहीं से हम खाना अपने अंदर डालते हैं। दांत उस खाने को क्या करते हैं, चबाते हैं, टंग उसमें सलाइवा मिलाती है और ये मुख के द्वारा ईसोफेगस में होकर चला जाता है और सीधा जाता है किसमें, अमाशय में। अमाशय में पहुंचने के बाद इसमें एशियल होता है, एशियल इसमें कार्य करता है, अम्लीय होता है और उसके बाद क्या होता है, ये इसमें 4 घंटे रुकता है खाना और यहां से सीधा चला जाता है छोटी आंत में और छोटी आंत में इसका क्या होता है, खाने का पाचन होता है और पाचन होने के बाद इससे जो भी मिनरल, जो भी तत्व होते हैं ऊर्जा के लिए, वो तत्व निकाल लिए जाते हैं और जो डस्ट गंदगी बची होती है वो बड़ी आंत में आ जाती है और बड़ी आंत में जैसे ही आती है तो बड़ी आंत में क्या है, उसको बड़ी आंत क्या करती है, उसमें से जो भी तरल पदार्थ होता है उसमें से द्रव को सोख लेती है और ये डस्ट गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब प्रोसेस काम कैसे करता है उसको मैं समझा देता हूं। ये तुम्हारे सभी अंग हैं और इन्हीं एक एक अंग को हमें पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं, जैसे कोई भी किसी का भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में बोले तो आहार नाल, ठीक है। ह्यूमन की जो आहार नाल होती है वो 9 मीटर होती है, यानी कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है मुंह से शुरू होकर गुदा तक, तो वो कितनी की होती है, वो 9 मीटर की होती है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछ लेता है क्वेश्चन कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 6.5 मीटर। क्वेश्चन आ जाता है कि जो बड़ी आंत होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर, यानी कि समझे 9 मीटर की हमारी पूरी आहार नाल, छोटी आंत 6.5 मीटर की, बड़ी आंत 1.5 मीटर की, कितना हो गया 8 मीटर। तो हम हिसाब लगा सकते हैं, जो बीच का हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना बचा, 1 मीटर। क्वेश्चन कभी भी पूछे छोटी आंत हमेशा बड़ी होती है, उल्टा है यहाँ पे, और बड़ी आंत हमेशा छोटी होती है, ठीक है, लंबाई में, समझ पा रहे। तो ये आहार नाल होती है और इसी आहार नाल में पूरे जो अंग है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आहार नाल के बारे में एक और चीज बता दो, जो शाकाहारी लोग होते हैं उनकी आहार नाल मांसाहारियों की अपेक्षा बड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि एक बिल्ली और एक खरगोश, कैट और रैबिट, किसकी आहार नाल बड़ी होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा किसकी, रैबिट की बड़ी होगी। क्योंकि शाकाहारी जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं और घास को पचाने के लिए इसमें इस आहार नाल, घास वगैरह को पचाने के लिए हमें क्या होता है, आहार नाल बड़ी चाहिए जिससे पाचन उसमें ज्यादा हो सके। क्योंकि उसमें घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पचाना मनुष्य के लिए बहुत टिपिकल होता है। तभी हम, जैसे हम लोग घास खाएंगे तो हम उसको पचा नहीं पाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो अब मैं क्या है, एक एक करके अंगों को इसको पढ़ते जाएंगे, कौन कौन से अंग हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो सारी चीजें देखते जाएंगे। आपका जो भी चीजें बोर्ड पर मैं लिखूंगा और सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला है वक्कल कैविटी। मुख गुहिका, मुख गुहिका की बात करेंगे तो मुख गुहिका में 2-3 अंग है। पहला तो हो जाएगा आपका स्लेवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि को पढ़ते हैं हम। तो लार ग्रंथि कितनी होती है, आंसर हो जाएगा हमारी 3 कहां होती हैं, डायग्राम में देख लीजिए। एक तो लार ग्रंथि होती है हमारी यहां कान के नीचे, एक होता है ऊपर वाले जबड़े के ऊपर और एक होती है नीचे वाले जबड़े के नीचे। क्वेश्चन आपका कभी आ जाए कि ह्यूमन में कितनी
कितनी लाल ग्रंथियां होती हैं? आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है सर कौन कौन सी लाल ग्रंथियां होती हैं? तो नंबर 1 होती है, उसको बोलते हैं कर्णपुट, यानी कि कान के पास होती है। दूसरी होती है, उसको बोलते हैं अपोहन, और जो तीसरी होती है उसे बोलते हैं अधोजिह्वा, यानी कि कर्णपुट कान के पास, अपोहन ऊपर वाले जबड़े के ऊपर, ठीक है, और अधोजिह्वा होती है नीचे, जो टंग होती है टंग के नीचे। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा जो लाल ग्रंथि है, लाल का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो लाल में एवं 98% तो क्या होता है? जल होता है। ठीक है, उसके बाद होता है इसमें कैल्शियम होता है, क्लोरीन होता है, जिंक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी ने पूछा है, रेलवे ने पूछा है कि मनुष्य एक दिन में कितनी लार सीक्रेट करता है, यानी कि मनुष्य की जो लार आती है वो एक दिन में कितनी आती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर, यानी कि एक दिन में कितनी लार निकलती है हमारी? 1 यानी कि 1.5 लीटर। ठीक है, इसमें लार में होता क्या है? एक तो होता है आपका टॉयलिन, टॉयलिन एंजाइम होता है। ठीक है, टॉयलिन एंजाइम होता है, हिंदी में लिख देता हूं मैं। एंजाइम अब आपके समझ में आ रहे होंगे एंजाइम क्या होता है, ये जूस टाइप से होता है। ठीक है, एंजाइम का काम क्या होता है? जितनी भी हमारी किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या कम कर देना, जिसके माध्यम से किया जाता है वो एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? मानव के शरीर की जितनी भी अभिक्रिया होती है उनको करने में एंजाइम ये क्या करते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, तो टॉयलिन एंजाइम होता है जो क्या करता है? खाना को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम, ये भी क्या है? एक एंजाइम है, और इसको बोला जाता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट। मतलब जो लाइसोजाइम होता है, जब हम खाना खाते हैं, या मैं खा रहा हूं या आप खा रहे हैं या कोई भी बना रहा है, 100% हाइजेनिक खाना नहीं बनाते हैं। यानी कि हम कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं तो हम ये नहीं देख पाते उसमें बैक्टीरिया है या नहीं है, जाने अनजाने में बैक्टीरिया चले ही जाते हैं। तो जो तुम्हारा लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है कि जितने भी जीवाणु पहुंचते हैं खाने में, जो जीवाणु होते हैं उनको मार देता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि हमने खाना खाया और उसमें जीवाणु गए तो क्या होगा? ये लार उसमें मिलेगी, और लार मिलके जीवाणु का बहुत सारा हिस्सा एवं 90 से 95% जीवाणुओं को ये लाइसोजाम है वो क्या कर देगा? लाइसोजाम मार देगा उनको। ठीक है, तो ये लार का ये काम हो गया। ठीक है, आगे टॉयलिन भी क्या करता है, और यहां से क्या है, मुंह में क्या होता है, एक चीज और समझ लीजिए, जैसी लार इसमें मिलती है तो यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन ये, पाचन शुरू, यानी कि मनुष्य, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मनुष्य की आहार नाल में पाचन कहां से शुरू हो जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जो पाचन शुरू हो जाता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? सबसे पहले जो इसमें हम जो पचाता है, सबसे पहले किसका पाचन होता है? स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसमें स्टार्च में हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी लार ग्रंथियों से रिलेवेंट जितनी भी चीजें थी वो हमने बात कर ली है। आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं।
तो लार जैसे खाना मुंह में जाता है, अब मुंह में जाने के बाद अब जो अगली चीजें आती हैं वो हम बात करेंगे हमारी टंग, मतलब बक्कल कैविटी में ही बात कर रहे हैं। अगला जो ऑर्गन है वो है टंग, यानी कि जीभ। जीभ की बात करें तो जीभ क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। जीभ में क्या होती है, हड्डियां नहीं होती हैं, ये मांसपेशी की बनी होती है और इसकी अप्रोक्सीमेट जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यानी कि किसी में थोड़ी बहुत ऊपर होगी, लगभग 10 सेंटीमीटर की ये होती है। ठीक है, आगे बात करें तो टंग होती है, तो टंग का फंक्शन क्या होता है, तो टंग का फंक्शन क्या होता है, एक तो फील्ड टेस्ट, यानी कि स्वाद बताना, स्वाद को महसूस कराती है टंग। दूसरा बोलने में सहायक होती है। ठीक है, और क्या करती है, जो सलाइवा होती है लार को मिलाती है। समझने की कोशिश करना, हम जो खाना खाते हैं वो खाना तभी तक होता है जब तक मुंह से बाहर है। जस्ट लाइक हमने पिज्जा खाया, पिज्जा तब तक है जब तक हमारे मुंह से बाहर है। जैसे ही वो मुंह के अंदर जाएगा, दांत उसको काटना शुरू करेंगे और जो आपकी स्लाइवा लार होती है, तो लार क्या करेगी, उसमें लार जो ग्लैंड जीभ है वो लार मिलाना शुरू करेगी। ठीक है, अब जैसे ही लार मिलेगी तो लार की एक चीज और जैसे मैंने लिखी थी, स्लेवरी ग्लैंड जो लार लिखी थी, लार का एक और चीज याद रखना, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। 6.8 का मतलब क्या है, ये क्या होता है, अम्लीय होता है, और अम्ल किसी भी चीज पे पहुंच के उसको गलाना शुरू करते हैं। ठीक है, पीएच मान समझ में आता है आपको, चलो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। पीएच स्केल होता है, उसको पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो पीएच स्केल होता है वो इस तरीके से होता है, इसका जो बीच वाला सबसे बीच वाला हिस्सा होता है उसका मतलब होता है 7, और यहाँ 8 होगा, फिर 9 होगा, 10, 11, 12, 13 और ये चला जाएगा आपका, मैं इसको इरेज कर देता हूं, 14 तक, और यहां ये जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये जो 7 का हिस्सा होता है, अगर ये किसी का पीएच मान 7 है, इसका मतलब वो क्या है, उदासीन है। अगर किसी का पीएच मान इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, क्षार है या क्षारी या बेस। अगर किसी का पीएच मान कम हो रहा है 7 से, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है, मतलब अम्ल है। समझने की कोशिश करना, अगर किसी का पीएच मान 7 है, हम बोलेंगे वो उदासीन है, ना तो एसिड है ना बेस है, ना तो अम्ल है ना क्षार है। अगर किसी का पीएच मान 7 से ऊपर जा रहा है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, क्षार है। अगर किसी का पीएच 7 से कम आ रहा है तो हम कह सकते हैं उसका जो वो कैसा है, तो हम कह सकते हैं वो अम्ल है। जैसे क्या है, हमारा नींबू होता है, नींबू क्या होता है, नींबू का पीएच 2.4 के लगभग होता है, इसलिए नींबू क्या होता है, एसिडिक होता है, क्षार होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे हमारा लार का है, तो लार का पीएच कितना है, 6.4 है, इसका मतलब ये क्या है, लार कैसी है, अम्ली है, अम्ल है। ऐसे ही हम जैसे बात करें जल, पानी का पीएच कितना है, 7, तो जल क्या है, उदासीन। ऐसे ही हम बात करें NaCl, नमक का पीएच कितना है, 7 है, तो नमक भी क्या है, उदासीन है। समझ पा रहे हैं, सिंपल चीजें हैं। अगर किसी का पीएच 7 है, इट मीन्स वो उदासीन है, ना तो अम्ल है ना क्षार है। अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो वो अम्ल है, किसी का पीएच 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, क्षार है। अब ज्यादा मैं बात करूं तो आपका ह्यूमन जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7.4। मनुष्य के जो आंसू होते हैं, टीयर्स, इसका पीएच कितना होता है, 7.4। तो ये क्या है, क्षार है, क्षारी है। साबुन होता है, वो भी क्या होते हैं, क्षारी होते हैं, तो उनका पीएच क्या है, तो वो क्या हुए, क्षार है। तो इनको थोड़ा समझना है। पीएच स्केल है, इसको डिटेल में हम फिर कभी बताएंगे। जो सोरेनसन
पीएच स्केल दिया था वो किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, इतनी पीएच से रिलेवेंट चीजें थी, मैंने बता दिया। एसिड होंगे वो क्या करेंगे, गलाएंगे। मैं इनको इरेज कर देता हूं। ठीक है, और जैसे तो ये उदासीन कब होता है, अगर कोई अम्लीय है और हम उसमें क्षार मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे हमें मधुमक्खी काट लेती है, तो मधुमक्खी काट लेती है तो मधुमक्खी में क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल जैसे ही जाएगा तो हमें स्वेलिंग होगी और दर्द भी होगा। तो हमें क्या बताया जाता है, अगर वो अम्ली उसने खा लिया है, हमें क्या करना पड़ेगा, आपको बोला जाता है कि आपको क्या रगड़ना है, यानी कि या तो लोहा रगड़ो, लोहे का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है तो उसको कंट्रोल करेंगे, या आप कोई भी साबुन रगड़ सकते हैं जिसमें साबुन होता है वो क्या होता है, क्षारी होता है। कोई भी क्षार तत्व रगड़ लेंगे तो वो कंट्रोल करेगा, तो वो उसका क्या है, पीएच कम हो जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा, तो आपका जो दर्द है वो शायद कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये छोटी सी चीजें थी। तो टंग हमारी क्या करती है, लार को मिलाती है, तो लार मिला देती है और बोलने में सहायक होती है। आगे चीजें देखें तो इसमें क्या है, जो हमारी टंग क्या करती है, स्वाद देती है। तो हमें जब स्वाद देती है टंग, तो मैं टंग का स्ट्रक्चर बना देता हूं जीभ, यानी इस तरह की जीभ होती है। ठीक है, अब इसको जीभ का ये जो हिस्सा होता है, स्वाद कैसे कैसे देते हैं, जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है, एक पीछे वाला होता है, एक आगे वाला होता है, एक ये होता है, एक ये और ये। ठीक है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो हमें देता है बिटर, मतलब कड़वा। जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो कड़वे का स्वाद देता है। आगे वाला हिस्सा होता है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मीठे का स्वाद जीभ के कौन से अंग से महसूस होता है, तो सर हमारा आंसर हो जाएगा जीभ के आगे वाले हिस्से से, मतलब मीठा, स्वीट। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है ये आपका जो श्योर खट्टा, और ये सैल्ट मतलब नमकीन। तो जीभ के ये अलग अलग हिस्से होते हैं, ये सेम है, इधर का भी यही जाएगा, इधर का भी यही जाएगा, ऐसे करके कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये इनके हिस्से होते हैं, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। समझ गए? आगे हम बात करें तो इसमें ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, समझ पा रहे हैं? सभी जीभ को आप जूम करके देखेंगे, आपको ये ऐसे करके पॉइंट दिखाई देंगे पूरी जीभ पे। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है, इनको बोला जाता है, इधर लिख देता हूं मैं, टेस्ट बर्ड्स, यानी स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं, और ये स्वाद कलिकाएं ही हमें स्वाद देने में सहायक होती है। ये जो दिखाई दे रही है छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं। ठीक है, अब स्वाद कलिकाएं, इनकी संख्या 8000 से 10,000 तक होती है। कितनी? 8000 से 10,000 तक। और एक और तथ्य है, शायद आपको यकीन हो जाएगा कि जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो फीमेल में ज्यादा होती है, यानी कि मेल की अपेक्षा फीमेल में ज्यादा होती हैं। तो आप बता सकते हैं कि स्वाद कौन ज्यादा बता सकता है, यानी कि मेल की अपेक्षा महिलाएं स्वाद को अच्छे से डिफाइन कर सकती हैं, ज्यादा स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, तो महिलाओं में जो टेस्ट बर्ड्स होती है, स्वाद कलिकाएं होती हैं, वो ज्यादा होती है। स्वाद कलिकाएं काम कैसे करती हैं कि आपका जो खाना होता है, इन स्वाद कलिकाओं से जाके टकराता है, और इन स्वाद कलिकाओं के नीचे लगी होती है नर्व्स, और वो नर्व्स उस टेस्ट को लेके जाती है ब्रेन के पास, और ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो बताते हैं कि ये चीजें कैसी हैं, यानी कि मीठी है, खट्टी है, या कड़वी है, चटपटी है। समझ पा रहे हैं? तो ये स्वाद कलिकाएं बताती हैं। ठीक है, और जब भी हम कोई खाना, ये काम कैसे करती है, जैसे हमारा खाना जाएगा
जाएगा तो ये क्या करेंगे, उसमें रगड़ेंगे, रगड़ करने के बाद हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल फिजिक्स का क्वेश्चन आता है कि ठंडा खाने की अपेक्षा गर्म खाना हमें ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्यों? आरआरबी में, एसएससी में, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ठंडा खाने की अपेक्षा गर्म खाना हमें स्वादिष्ट लगता है, क्यों? तो आपका आंसर होता है उसमें कि गर्म जो चीजें होती है उनका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जैसे ही हम किसी चीज को करेंगे, पृष्ठ तनाव हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे, आपको यहां बता दिया है कि जो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है बढ़ जाता है, और किसी पदार्थ का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जैसे ही किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रैक्टिकल चीज में समझो, जैसे ही कोई चीज जाएगी और वो गर्म है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, मतलब वो जो सिकुड़ रही है वो क्या है, फैल जाएगी। और जैसे ही आपको तरल पहुंचेगा और आराम से फैल जाएगा तो टेस्ट पॉइंट में अंदर तक चला जाएगा अच्छे से, और जैसे ही अंदर तक जाएगा तो हम उसमें स्वाद बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी टंग से रिलेवेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये याद रखना, कहाँ मीठा होता है, कहाँ कड़वा होता है, कहाँ खट्टा होता है, कहाँ नमकीन होता है। क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। मैं इनको अरेंज कर देता हूं और अपनी जो लास्ट चीज है उस पर पहुंच रहा हूं। तो हमने पढ़ा, सिलेबरी ग्लैंड्स पढ़ी हमने, टंग पढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा बक्कल कैविटी, मुख गुहिका में जो अंग है वो है हमारा टीथ। ठीक है, तो टीथ के बारे में देख लेते हैं। आ जाइए। तो टीथ, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दांत, ठीक है, तो दांत बेसिकली होते हैं हमारे 3 प्रकार के। जो पहला होता है उसको बोलते हैं डिफोडोंट। ठीक है, अगला होता है उसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। और एक और होता है उसको बोलते हैं थीकोडोंट। डिफोडोंट, इसको हिंदी बोले तो इसका हो जाएगा द्विवार दंती। ठीक है, और हेटेरोडोंट को बोला जाएगा तो ये हो जाएगा विषम दंती। और थीकोडोंट को बोला जाए हिंदी में तो ये हो जाएगा गर्त दंती। समझ पा रहे हैं? यानी ये मनुष्य के दांतों को आने के हिसाब से बताया गया है 3 बार में। डिफोडोंट, हेटेरोडोंट और थीकोडोंट। द्विवार दंती, विषम दंती और गर्त दंती। तो हम पहले द्विवार दंती को समझते हैं। ठीक है, तो द्विवार दंती को अगर हम समझ रहे हैं तो सीधा बोल सकते हैं कि जो मनुष्य के दांत हैं वो 2 बार आते हैं। एक तो होते हैं स्थायी दांत, दूसरे होते हैं अस्थायी दांत। इंग्लिश में बोले तो परमानेंट टीथ, और ये टेम्परेरी टीथ। ठीक है, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। ठीक है, अस्थायी दांत होते हैं, इनकी संख्या होती है 20, और इन्हीं को बोला जाता है मिल्क टीथ। ठीक है, और स्थायी दांत होते हैं, इनकी संख्या होती है आपकी 32। ठीक है, अब देखिए मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ इनको बोला जाता है दूध के दांत। तो जब बच्चा पैदा होता है और उसके पैदा होने के 6 माह के बाद
6 माह से 24 माह तक ये जो 20 दांत होते हैं वो आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं? 6 माह से 24 माह तक ये क्या होते हैं, 20 दांत आ जाते हैं। और आने के बाद ये दांत होते हैं क्या है, टूट जाते हैं। और उसके बाद फिर ये दोबारा से आते हैं, और दोबारा से आने के बाद फिर ये स्थायी होते हैं, इनको बोला जाता है। ठीक है, तो समझ में आया? एक तो होते हैं अस्थायी दांत, एक होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, इन्हीं को मिल्क टीथ बोला जाता है। ये 6 माह से 24 माह तक आते हैं। ठीक है, और उनकी संख्या, ह्यूमन के दांतों की संख्या 32 होगी। अगर बच्चे के दांतों की संख्या पूछ लिया जाए, या दूध के दांतों की संख्या पूछ ली जाए, या अस्थायी दांतों की संख्या पूछ ली जाए, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, दांतों का स्ट्रक्चर थोड़ा देखें, दांत बने कैसे होते हैं, क्या होता है। तो दांत जो हमारा होता है, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ, यानी कि दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ओडोंटोलॉजी। और ये बने किससे होते हैं, तो ओडोंटोब्लास्ट ओडोंटोब्लास्ट सेल से बने होते हैं। अमीनोब्लास्ट ओडोंटोब्लास्ट और अमीनोब्लास्ट सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, हमारा जो भी अंग होता है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है। इसमें होता क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, जो दांत हमारे बने होते हैं वो उसके कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, और इनमें 98% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, और हड्डियों में कितना परसेंट होता है तो हम बता देंगे। जो बोन में जो कैल्शियम होता है वो 68% होता है, इसमें 98% होता है। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि कैल्शियम की अधिकता कौन से अंग में होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दांत में। ठीक है, और दांत का एक और फंक्शन है, वो ये है कि ये यानी कि शरीर का इकलौता ऐसा अंग है जो अपनी रिपेयर खुद नहीं कर पाता है। ठीक है, और जो अंग है वो अपनी रिपेयर अपने आप कर लेते हैं, लेकिन ये अंग है अपनी रिपेयर अपने आप नहीं कर पाता है, और इसको हमें साफ सफाई जो भी देख रेख होती है वो हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आए, आगे चलते हैं। तो ये चीजें समझते जाओ और आपको याद हो जाएंगे। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मुझे नहीं लगता 3 बार देखने के बाद भी कोई क्वेश्चन आपका बचेगा। अगर बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के पूछ सकते हैं, और चाहे तो कोई चीज आपको लग रही है कि जो लिखनी चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं। अब अगला जो चीज है वो लिखा है आपका विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो विषम दंती के आधार पर हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहले होते हैं, उन्हें बोला जाता है इंसीजर, दूसरे होते हैं उन्हें बोला जाता है कैनाइन, तीसरा होता है उसे बोला जाता है प्रीमोलर, चौथा होता है उसे बोला जाता है मोलर। हिंदी बोले तो इसको बोला जाता है कृंतक, इसको बोला जाता है रजनक, इसको बोला जाता है अग्रचर्वणक, और इसको बोला जाता है चर्वणक। ठीक है, इनका एक और नाम होता है
जो एक एग्जाम में पूछ लिया गया था। इनके सभी नाम हमें पता होना चाहिए। इंसीजर पूछ सकता है, केनाइन पूछ सकता है, प्रीमोलर पूछ सकता है, मोलर पूछ सकता है। तो कृंतक, रत्नक, अर्धचर्वणक और चर्वणक, इसके अलावा भी एक नाम और था जो एक एग्जाम में पूछ लिया गया था, और वो था इंसीजर को उसने लिखा था छेदक, और केनाइन को उसने लिखा था भेदक। और बच्चों को आंसर पता होते हुए भी कंफ्यूज हुआ, तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो गए छेदक और भेदक में। तो ये इनके नाम है जो हमें आने चाहिए, और ये इंपोर्टेंट है, ये मस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। समझ पा रहे हैं? तो इंसीजर, अब इंसीजर क्या होते हैं? कृंतक। तो कृंतक, रत्नक, अर्धचर्वणक और चर्वणक। तो कृंतक का काम क्या होता है? कोई भी खाना चीज है, हम खा रहे हैं तो उसको चीजों को चुमिंग, कोई भी चीज है उसको काटना, कटिंग सॉरी, काटना। और ये होता है किसी चीज को फाड़ना। जो हमारे आगे के दांत होते हैं, आगे के जो 4 दांत दिखाई दे रहे हैं वो आपके होते हैं कृंतक। उसके बाद ये 2 दिखाई दे रहे हैं साइड से, वो होते हैं रत्नक। उसके बाद ये होते हैं अर्धचर्वणक और ये होते हैं चर्वणक। ठीक है, तो ये 4 चीज समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला, जो एग्जाम में आता ही है। हिंदी में बोले तो दंत सूत्र। ठीक है, तो दंत सूत्र 2 तरीके का होगा, एक तो होगा अडल्ट का, एक होगा चाइल्ड, यानी कि जवान व्यक्ति और बच्चा। ठीक है, तो इसका दंत सूत्र की बात करें, अडल्ट का जो दंत सूत्र होता है वो होता है आपका 2123 अपॉन 2123, और बच्चे का जो होता है 2102 ठीक है। अब यहां समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अभी मैं आपको याद करा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, पहला जो होता है मैं इनका शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ये इंसीजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। ठीक है, ये अपर जो होगा है, और ये डाउन जो लोअर जो होता है नीचे वाला उसका। ठीक है, तो यहां पे ये निकालने के लिए अगर हम इसको काउंट करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 3 और 2 5 और 3 8, और ये भी हो जाएगा हमारा 8। तो अगर हम देखें इससे करेंगे 2 का डिवाइड तो ये हो जाएंगे आपके 16, इससे भी करेंगे 2 का डिवाइड तो ये हो जाएंगे आपके 16। तो दांत आपके कितने हो गए? 32। अब आप लोग की समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये 2 का डिवाइड क्यों कर दिया आपको। ठीक है, तो अभी मैं इसका एक एक करके और चीजें समझा देता हूं। ठीक है, इसको आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अभी आपको इसको समझा देता हूं। ठीक है, समझते जाइए, सारी चीजें अच्छी से समझेंगे। आपके जो भी डाउट है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा, और इससे ज्यादा एग्जाम में कोई भी चीज पूछने वाला नहीं है, कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूं। अभी मैंने लिखा था आपका कि कैसे समझना है, कैसे क्या है। तो मैंने लिखा था जो डेंटल फॉर्मूला है 21 और ये 23 अपॉन 2123, और ऊपर लिखा था मैंने, इससे लिख देता हूं, ये हो गया आपका इंसीजर, ये हो गया केनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। अब ये जो है ऊपर वाला जबड़ा है, ये है नीचे वाला जबड़ा। अगर हम इसको देखें तो अपने दांतों के हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे ये सामने खड़े हैं तो यहां से देखो, 2 हिस्से कर लो। ये हो गया आपका, ऐसे देखेंगे कोई भी चीज मान लो, लेफ्ट
और ये हो गया आपका राइट। तो ये इतना ही अगर लेफ्ट में है तो इतना ही कहां होगा, राइट में होगा। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं 2 1 2 3, उल्टा लिख दिया है 2 1 2 3। तो अब समझ लो, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है इसको लिखने के बाद। वो ऐसे है जैसे ICPM। देखो ये जो है ये हमारे क्या है, इंसीजर है। समझ पा रहे हो? ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए इंसीजर, 4। नीचे वाले जबड़े में कितने हो गए इंसीजर, 4। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो 8 हमारे हो गए कृंतक। डेंटल फॉर्मूला हमें पता है तो हम किसी भी ऑर्गन के दांतों को गिन के बता सकते हैं इसमें कितने दांत हैं, और ये भी बता सकते हैं इसमें अग्र चरबड़ा कितने, चरबड़ा कितने हैं, कृंतक कितने हैं, रत्नक कितने हैं। ठीक है, तो देखो तरीका ये है, ध्यान दीजिए केवल। तो ये ऊपर वाले में 2 2 4 और 2 2 4, जो सामने वाले 4 दांत होते हैं तो वो होते हैं आपके इंसीजर। तो हमारे जो इंसीजर की संख्या कितनी हो गई, 8। अब अगर हम बात करें इंसीजर, ठीक है, अब हम बात करें कैनाइन की। तो कैनाइन कितना है, एक ये है और एक ये है। ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 2, तो कितने हो गए, 4। 2 + 2 कितने हो गए, 4। ठीक है, अब आते हैं प्रीमोलर, अग्र चरबड़ा। तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 4। और ऐसे नीचे वाले में 4 कितने हो गए, 8 प्रीमोलर। ठीक है, आगे आएंगे ये जिन्हें दाढ़ बोलते हैं। ऊपर वाले में कितने, 3 और 3 6, और नीचे वाले में भी 6। 6 और 6 कितने हो गए, 12 मोलर। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 4 12, और 8 20 और 12 32। ये हमारे पास होते हैं। तो ये हो गया अडल्ट का। अब हम देख लेते हैं बच्चे का, यानी कि बच्चे का डेंटल फॉर्मूला लिखा था मैंने। ये जो बट्टा लगा है ना, डिवाइड लगा है, इसका मतलब होता है ये ऊपर का, ये नीचे का। तो यहां हम देखेंगे, ऐसे ही मैं इसको आगे भी लिख दूं तो हमारा निकलने वाला है। ठीक है, तो अगर हम कहें जो हमारे जो इंसीजर हैं वो कितने हैं, 4 और 4 8। इंसीजर कितने, 8 बच्चे में निकालना। ठीक है, कैनाइन कितने, 2 और 2 4, कितने, 4। प्रीमोलर कितने हैं, तो 0। मोलर कितने हैं, ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4। ठीक है, और ये हो जाएंगे 4 और 4 8। तो हम जोड़ेंगे तो कितने हो गए हमारे, 20। क्वेश्चन ये है, कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बच्चों में कौन सा नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक तो प्रीमोलर नहीं होता है, और क्या नहीं होता है कि सर उसमें जो दाढ़ होती है वो एक कम होती है, और यही दाढ़ बाद में जब एवं आप 22 साल के हो जाते हो, 22 साल तक निकल आती है, बहुत कम कैजुअलिटी हो तब ये निकलता है। 22 साल तक एक और दाढ़ बढ़ जाती है जिसे बोला जाता है विजडम टूथ। हिंदी में बोले तो अकल दाढ़। ठीक है, तो अकल दाढ़ कब आती है, 21-22 की उम्र में हमारी आ जाती है। ठीक है, सबसे बाद में आती है तो हम बोलते हैं कि अब तो भाई अकल आएगी। तो ये इनका डेंटल फॉर्मूला, इसको अच्छे से समझना है और देखना। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि एलिफेंट जो हाथी दांत होता है वो क्या होता है, कैनाइन में होता है, इंसीजर होता है। यानी कि बहुत सारे लोगों के डाउट है, जो हाथी का जो निकला हुआ दांत दिखाई देता है ना, बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं, तो वो क्या होता है। ठीक है, तो जो हाथी का दांत होता है उसको बोलते हैं इंसीजर, यानी कि कृंतक।
और इसमें डाउट है तो मैं दांत हाथी का भी डेंटल फॉर्मूला लिख देता हूं। तो ये है आपका 10 23 00 33, ये हाथी का डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है इंसीजर, तो एक इधर साइड होगा एक इधर साइड होगा, तो हाथी में 2 इंसीजर दिखाई देते हैं जो बाहर निकले होते हैं, वो इंसीजर होते हैं, ठीक है। और ये उसकी दाढ़ें होती है, नीचे कोई भी इंसीजर और वो कैनाइन होता है, ठीक है। ये हाथी का हो गया। अगर यही बात आती है कि और जो चीजें हैं उनका, जैसे हम देखें, जैसे हम डॉग का पूछ लेते हैं, जैसे डॉग है, डॉग का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो 31 42 और 31 43, ये डॉग का। कुत्ते का है, कुत्ते में अगर हम निकाले जाए तो हम बता सकते हैं कितने कैसे दांत हैं। काउंट करना है तो हम गिन सकते हैं, 3 और 1 4 और 8 तो 10, ठीक है। 10 ऊपर और 10 नीचे, तो ये हो गया आपके 20। 2 का गुणा करना है, जैसे हम काउंट कर लें, कोई भी काउंट करना है तो काउंट कर लो और 2 का गुणा करो, क्योंकि एक साइड के गिने, तो ये हो गए हमारे 20। इसको गिनेंगे 3 1 4 4 और 4 8 और 3 11, 11 से 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 22। तो डॉग में कितने हो जाएंगे, 42। कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, ठीक है। साफ कर दो। समझते जाइए। एक और करके खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्लास कल करेंगे। काव, ये काव का डेंटल फॉर्मूला है। आपने काव को देखा होगा, गाय को देखा होगा, तो गाय के ऊपर के दांत आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाय में ऊपर के दांत होते नहीं है, लेकिन सर गाय में जो इंसीजर हैं और कैनाइन है वो नहीं होते और पीछे वाले होते हैं, ठीक है। अगर हम इनको काउंट करें तो हम बता सकते हैं 3 और 3 6, 6 से 2 का गुणा करेंगे, ऊपर कितने हो जाएंगे 12, 3 और 3 6 और 3 9 1 10, 10 का गुणा 2 से करेंगे कितने हो जाएंगे 20, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 32, ठीक है। तो इतना दांतों के बारे में हमने पढ़ा है। इन चीजों को आप रिवाइज करें, क्लास बड़ी हो रही है तो आगे की जो क्लास होगी हम कंटिन्यू करेंगे। यहीं से दांतों के बारे में कुछ बेसिक चीजें बची हैं, किससे दांत बने होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, संरचना दांत की पढ़ेंगे, उसके बाद दांत खत्म हो जाएंगे। इन चीजों का आप अध्ययन करें, 2-3 बार इसको देखें और कोई भी डाउट आपका होता है उस डाउट को आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी कमेंट है, कोई भी चीज है, कोई भी दिक्कत है आप उससे पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।